अच्छा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? वेब 2.0 को, ऐसे ही है ना? मैंने आपको बताया था कि हम HTML पढ़ रहे हैं कि हमारा मेन गोल है अभी कि हम वेब डेवलपर बन सकें, ऐसे ही है ना? वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकें, वेब सॉफ्टवेयर्स भी इसमें आते हैं, इसमें वेब एप्लीकेशंस भी आती हैं, सब सारी चीज़ें आती हैं। अब वेब डेवलप करने के लिए हमने जो पहली बेसिक चीज़ पकड़ी है वो है HTML। अब मैंने आपको बताया था कि जब वेबसाइट का कंसेप्ट आया था, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट कौन सी थी? वेब 1.0, सही है। दूसरा वेब 2.0 और वेब 3.0। अब कल से पहले तक हमने सारा काम किया था वेब 1.0 पे। वेब 1.0 क्या है कि हम अपनी डिटेल डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन बता रहे हैं अपने बारे में, वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, दैट इज़ वेब 1.0। और वेब 2.0 क्या था, जिसमें हम अपनी इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं और यूज़र का आगे से रिस्पॉन्ड भी लेते हैं। ये क्या है? वेब 2.0, ठीक है, इसी पे हम वर्क कर रहे थे। अब वेब 2.0 में सिर्फ एक ही कंसेप्ट HTML ने इंट्रोड्यूस किया था, वो था फॉर्म्स का, HTML फॉर्म्स का। अब जिस तरह उसने वेब 1.0 में इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए मल्टीपल स्ट्रक्चर्स दिए थे ना हमें, हेडिंग्स, पैराग्राफ, टेबल्स, लिस्टें, इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस दिए थे, इसी तरह उसने कहा कि अगर आपने यूज़र से रिस्पॉन्ड लेना है ना, अब वो रिस्पॉन्ड लेने के लिए भी एक ही तरीका नहीं रखना, एक स्टैटिक वे नहीं रखना, उसके भी मल्टी स्ट्रक्चर्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको लेके जाऊँ, यहाँ पर एक फॉर्म है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर सारी इन्फॉर्मेशन टाइप करने वाली हो तो यूज़र तो बोर हो जाएगा, ऐसे ही है कि नहीं? अगर ये कोई 40 के करीब, मतलब 20-25 के करीब फील्ड्स हैं, अब सारे में यूज़र अगर डाटा पुट कर रहा है, टाइप कर रहा है, वो तो बोर हो जाएगा, ऐसे ही है ना? इस वजह से HTML ने कहा है कि मैं आपको इनपुट लेने के लिए भी मल्टी स्ट्रक्चर्स दूँगा, ठीक है। आप उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके यूज़र से उसका रिस्पॉन्ड लें। अब उसमें से ये तीन थे, ये तीन बेसिक स्ट्रक्चर उसने हमें दिए थे यूज़र का रिस्पॉन्ड लेने के लिए। पहला कौन सा था? इनपुट का टैग, दूसरा सेलेक्ट, तीसरा टेक्स्ट एरिया। अब हमने कल बेसिक टैग्स को, जो इसका बेसिक टैग था ना इनपुट का, उसको पकड़ लिया था। हमने कहा था पहले हम ये पढ़ेंगे। अब इसमें भी उसने क्या किया था, हमें मल्टी ऑप्शंस डिफाइन कर दिए थे इस टैग के अंदर। उसने कहा था कि इसको यूज़ करते हुए आप मल्टी टाइप का डाटा ले सकते हो, लाइक आप फाइल ले सकते हो, आप टेक्सचुअल टाइप डाटा ले सकते हो, नंबर्स ले सकते हो, पासवर्ड ले सकते हो, इस तरह मल्टी टाइप जो डाटा है ना वो आप इसके थ्रू गेट कर सकते हो यूज़र से। समझ आ गई है कि नहीं? ये एक उसका बेसिक टैग था जिसमें उसने मल्टीपल ऑप्शंस डिफाइन कर दिए थे, जो हमने ये कल सारे देखे थे, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं? अब आज हम इससे नेक्स्ट थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे। अगर इसकी आउटपुट देखनी है तो क्या करें, यहाँ से गो लाइव। तो इस तरह का ये कुछ नज़र आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। ये सारे ऑप्शंस कल हमने डिफाइन किए थे। अब आज थोड़ा सा नेक्स्ट चलना है, हमने जो बाकी दो रह गए हैं ना स्ट्रक्चर्स, वो देखने हैं वो किस तरह काम करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइन ब्रेक कर लेते हैं एंड से, ताकि ये थोड़ा ऊपर के चला जाए यहाँ पर। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो कौन सा था? सिलेक्ट था ना, कि यूज़र से हम उसकी किसी चीज़ की सिलेक्शंस करवाना चाहते हैं। ये कौन सा स्ट्रक्चर है कि अगर आप यहाँ पे आना फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करो ना इस इनपुट पे, तो ये सारे आपको ऑप्शंस डिस्प्ले कर रहे हैं, मैं इनमें से सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही है ना? अब मैंने आपको एक चीज़ कल बताई थी, जब बात होती है ना टेक्सचुअल टाइप डाटा लेने के लिए, मतलब जब यूज़र से आप टाइप करवा रहे हो फिर तो वैल्यू वो देगा, ऐसे ही है ना? लेकिन जब आप सिलेक्शन करवा रहे हो तो यहाँ पर वैल्यू मैं डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है, कि इस अगर यूज़र ये सिलेक्ट करता है तो बैकएंड को क्या वैल्यू देनी है, अगर ये सिलेक्ट करता है तो बैकएंड को क्या वैल्यू देनी है, ये मैं डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। क्योंकि अब वो टाइप नहीं कर रहा, वो सिलेक्ट कर रहा है। समझ आ गई है? तो सिलेक्शन के अगेंस्ट वैल्यू मैं डिफ़ाइन करूँगा। क्लियर है? अब इसी तरह यहाँ पर सिलेक्ट का टैग क्या करता है, इसमें ना आप ऑप्शंस डिफ़ाइन करते हो ऑप्शन के टैग के थ्रू। अभी इसको मैं ख़त्म करता हूँ एट्रीब्यूट को, और यहाँ पर मैं कुछ भी कहता हूँ, लाइक टीचिंग, गार्डनिंग और स्पोर्ट्स, इस तरह का कुछ मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है।
अब ये क्या करेगा, अगर आप यहाँ पर एंड पे देखो ना, हम यहाँ से लाइन भी ब्रेक कर लेते हैं, तो ये इस तरह का ना ड्रॉप डाउन हमें डिस्प्ले करता है, ये सिलेक्ट का जो टैग है, ठीक है। अब इसके अंदर ड्रॉप डाउन में ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ना, ये आप डिफाइन करते हो ऑप्शन के टैग के अंदर, ओके। अच्छा, अब यूज़र ने गार्डनिंग सेलेक्ट किया है, तो इसकी वैल्यू किसने डिफाइन करनी है? मैंने। उसने तो फ्रंट एंड पे बस सिलेक्शन परफॉर्म करनी है। अब ये वैल्यू बैकएंड को भेजना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरी, ठीक है। अब वो हम कैसे करेंगे? मैंने कल आपको एक एट्रीब्यूट पढ़ाया था वैल्यू का, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं हर इनपुट की। अब अगर यूज़र टीचिंग सेलेक्ट करता है तो मुझे बैकएंड को टीचिंग भेजना है। अगर गार्डनिंग सेलेक्ट करता है तो वैल्यू क्या भेजनी है? गार्डनिंग। और अगर स्पोर्ट्स सेलेक्ट करता है तो स्पोर्ट्स, इस तरह से। ये बस उस केस में हम वैल्यू खुद से डिफाइन करेंगे जब हम यूज़र से क्या करवा रहे हैं? सिलेक्शन करवा रहे हैं। वो टाइप नहीं कर रहा, वो सिलेक्ट कर रहा है, उस केस में वैल्यू आप डिफाइन करेंगे। समझ आ गई है? अच्छा, अब मैंने आपको कल बताया था कि बैकएंड पर ना, बैकएंड पर जो यूज़र सिलेक्ट करेगा सिर्फ वो वैल्यू जाएगी। अब वो वैल्यू किस चीज़ को बिलोंग करती है ये बैकएंड को पता नहीं है। अब ये उसको पता चलाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? एक एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे नेम का। अब ये मैं ऑप्शन के अंदर डिफाइन करूँ कि नेम के अंदर करूँ? सेलेक्ट के अंदर करूँ? सेलेक्ट के अंदर करें, क्योंकि चारों का जो भी वो वैल्यू सेलेक्ट करेगा, नेम तो एक ही है ना। इस वजह से हम ये जो नेम का एट्रीब्यूट है कहाँ पे लगाएंगे? यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई डिफ़िकल्ट वाली बात नहीं है। लेकिन अच्छा है ना, यहाँ पर 3 बार लगाना पड़ना है, यहाँ पे 1 बार लगा लें, सही है। अब यहाँ पर नेम क्या मैं भेजूँ इसका? कुछ भी कह देते हैं, हॉबी, ओके। अब ये बैकएंड को किस स्ट्रक्चर में जाएगा डाटा? अगर हम नोटपैड पे देखें तो अब ये बैकएंड को इस तरह से जाएगा, एक तरफ उसका नेम होगा और दूसरी तरफ उसकी वैल्यू होगी। मतलब लाइक ऐसे जाएगा, नेम और दूसरी तरफ वैल्यू, ऐसे। लेकिन अगर मैं ये नेम का एट्रीब्यूट नहीं ना लगाता यहाँ पे, फिर बैकएंड को सिर्फ ये टीचिंग जाना है, ये हॉबी नहीं साथ जाना। समझ आ रही है कि नहीं? फिर सिर्फ उसको वैल्यू जाएगी, ये क्या है ये नहीं जाएगा। ये साथ डिफाइन करने के लिए ये क्या है कि हम नेम का एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करते हैं। समझ आ गई? ये दूसरा डाटा स्ट्रक्चर था जिसके थ्रू हम यूज़र से उसकी इनपुट ले सकते हैं, उसका आइडिया गेन कर सकते हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ों की कमी है। पहली क्या है? एक तो हमें लेबल लगाने हैं इसके साथ कि आई थिंक इसमें हम कह देते हैं सिलेक्ट हॉबी, ओके। अब इस लेबल पे क्लिक करने पे ये एक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसको आईडी देंगे, आईडी मैं दे देता हूँ हॉबी, और ये कहाँ पे पास कर देंगे? फॉर के अंदर। अब यूज़र इस पे क्लिक करेगा तो वो इनपुट फोकस हो जाएगी। समझ आ गई? अच्छा, अब यहाँ पर इसने ना बाय डिफ़ॉल्ट पहला ऑप्शन सेलेक्ट किया हो, ये ऐसे ही करता है। जो पहला ऑप्शन होता है ना, जो आपने डिफ़ाइन किया होता है, उसको एज अ वैल्यू कंसीडर कर लेता है पहले। इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कर सकते हो? पहले ऑप्शन में डिफ़ाइन कर दो चूज़ हॉबी, ठीक है, इस तरह कर लो। अगर आप चाहते हो ना कि सिलेक्टेड बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई ऑप्शन सिलेक्टेड हो जाए, तो उसके साथ आप सिलेक्टेड का एट्रीब्यूट पास कर दो। जैसे मैंने टीचिंग पे किया ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे टीचिंग सिलेक्टेड रहेगा। या ये मैं यहाँ से कट करके स्पोर्ट में पास करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पोर्ट सिलेक्टेड रहेगा। यूज़र यहाँ से चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई है कि नहीं? अगर आप चाहते हो कि यूज़र चेंज ना कर सके तो यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है डिसेबल्ड का। अब जो यहाँ पे है ना स्पोर्ट्स, वही रहेगा। यूज़र इसको चेंज नहीं कर सकता, सिलेक्ट और कोई नहीं सिलेक्ट कर सकता। समझ आ गई? ये दूसरा डाटा स्ट्रक्चर है यूज़र से इनपुट लेने के लिए, जिसमें आपने सिंपल क्या करना है? सिलेक्ट का टैग लगाना है, उसके अंदर, ठीक है, इनसाइड दी सिलेक्ट टैग आपने ऑप्शंस डिफाइन करने हैं, ऑप्शन का टैग लगा के। समझ आ गई है कि नहीं? और ये क्या करता है? इस तरह का एक ड्रॉप डाउन डिस्प्ले करता है यूआई के ऊपर। समझ आ गई है कि नहीं? सिलेक्ट का टैग इस तरह का ड्रॉप डाउन डिस्प्ले करने के काम आता है। क्लियर है? ये अभी तो हम स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं ना, तो हमें इसके डिज़ाइन से गर्ज नहीं होना चाहिए।
जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये भी इस तरह का ही नज़र आ रहा होगा। ओके ये जो आपने एट्रीब्यूट लगाया select जी जी इसको एट्रीब्यूट कहेंगे कि कुछ और? हाँ, ये कल चीज़ मैंने आपको एक बताई थी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने एट्रीब्यूट लगाने का साइंटेक्स क्या पढ़ा है। एट्रीब्यूट का नेम होता है, इक्वल टू का साइन होता है, आगे इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, ऐसे ही है ना, और इसमें हम उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। अब अगर एट्रीब्यूट का नेम और उसकी वैल्यू सेम हो ना तो हमें फिर वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हम नेम लिख देते हैं। वो HTML अंडरस्टैंड कर लेता है कि इस एट्रीब्यूट का नेम भी सेम है और वैल्यू भी सेम है। इस वजह से यहाँ पर सिर्फ मैंने उसका नेम लिखा है। अगर आप ऊपर जाओ ना कहीं पे, यहाँ रीड ओनली का मैंने एट्रीब्यूट पास किया है, तो इसकी सिर्फ नेम पास किया। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू भी इसी वजह से थी, सिर्फ मैंने इसलिए। अगर आप पूरा भी लिख देंगे ना तो कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पर रीड ओनली अब भी ये स्टिल वर्क करेगा, यहाँ पे देखें, चेंज नहीं करने देगा इसको, सही है। लेकिन वैसे ही कर दें तो ज़्यादा बेटर है कि जिस तरह HTML कह रहे हैं इस सिंटैक्स में कर लें। क्लियर है कि नहीं? इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। ये दूसरा हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें आपने रिवाइज करें तो पहले सिलेक्ट का टैग लगाना है, फिर उसमें ऑप्शंस डिफ़ाइन करने हैं, फिर हर ऑप्शन के अगेंस्ट उसकी वैल्यू डिफ़ाइन करनी है कि यूज़र अगर कोई सिलेक्ट कर रहा है तो बैकएंड को क्या वैल्यू जानी चाहिए, वो आप वैल्यू खुद डिफ़ाइन करोगे, सही है। और फिर हमने यहाँ पर सिलेक्ट के अंदर नेम का एट्रीब्यूट पास किया है, क्यों? ताकि बैकएंड की भी वेरिफिकेशन करनी है ना कि ये वैल्यू किस चीज़ को बिलोंग कर रही है, इस वजह से हमने ये नेम रखा है इस इनपुट का। फिर हमने लेबल को बाइंड करने के लिए उसकी रिलेटेड इनपुट के साथ हमने क्या किया, उसको आईडी दी और वो आईडी पास कर दी फॉर के एट्रीब्यूट के अंदर। क्लियर है? ये छोटा सा एक डेटा स्ट्रक्चर था दूसरा। अब तीसरा डेटा स्ट्रक्चर कौन सा था? इनपुट स्ट्रक्चर, सॉरी, वो था टेक्स्ट एरिया। ऐसे ही है ना यार, बोल लें तो सही है, आज तो बिल्कुल खामोशी चाहिए। टेक्स्ट एरिया क्या करता है, ये अभी मैंने यहाँ पे सिंपल टैग लगाया है, तो इसने क्या किया है, अगर मैं यहाँ पर ये ऊपर ले जाऊँ ना, लाइन ब्रेक करूँ, तो इसने एक मुझे प्लेस दी है एक लॉन्ग पैराग्राफ लिखने के लिए, यहाँ पर मुझे प्लेस दी है, ऐसे ही है ना, इसलिए इसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं क्योंकि ये लॉन्ग पैराग्राफ लिखने के काम आता है। अगर आप ऊपर जाओ ना इनपुट्स के अंदर, उसमें ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं, इनमें मैं मैक्सिमम कितना आगे लिख लूँगा, ऐसे है कि नहीं? लेकिन अगर आपने लॉन्ग पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए ये इस तरह टेक्स्ट एरिया डिफ़ाइन किया जाता है। ये अक्सर का मैसेज लेने के लिए, बायो लेने के लिए हम डिफ़ाइन करते हैं, सही है। इसमें भी अब डेफिनेटली हमें वो लेबल लगाना चाहिए ना कि नहीं, यूज़र को बताना तो है ना कि इसमें क्या लिखना है आपने। फिर इसमें प्लेस होल्डर लगाना चाहिए, टाइप योर बायो हेयर, सही है, ऐसे आ रहा है, समझ आ गई कि नहीं? अब इसके क्लिक करने पे ये एक्टिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको आईडी दे देंगे बायो और ये आईडी पास कर देंगे यहाँ पर फॉर के अंदर। अब इस पर क्लिक करूँगा तो वो ये इनपुट फोकस कर देगा, ठीक है। अब अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो ना कि यूज़र कितना के इसमें टाइप कर सकते हैं, सही है, उसके लिए आप ना यहाँ पर इसके ना रो और कॉलम डिफाइन कर सकते हो, सही है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है रोज़ का, इसमें मैं 5 कहता हूँ। अब यूज़र इसमें मैक्सिमम 5 रोज़ लिख सकता है, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या करेगा, मैं 5 से ज़्यादा भी लिखता हूँ ना तो ये मुझे लिखने देगा, ये ठीक है। नहीं, ये ना बाय डिफ़ॉल्ट HTML का ये बिहेवियर है, ये आपने 5 स्पेसिफाई किया ना, ये उससे आगे भी जाने देता है, ये स्क्रॉल बार ला देता है। इसको हम ख़त्म कर सकते हैं थ्रू CSS, ठीक है। HTML में इसको ख़त्म करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। फिर इसी तरह जिस तरह रोज़ हम डिफ़ाइन कर रहे हैं ना, हम कॉलम्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि यूज़र इसमें मैक्सिमम कितने कॉलम्स लिख सकता है। जैसे मैंने 15 गए हैं, यहाँ पे 25 कर देता हूँ, तो आप इसकी देख रहे हो विड्थ इंक्रीज़ करें, क्योंकि कॉलम्स वर्टिकल होते हैं ना। अब वर्टिकल बढ़ाऊँगा तो इसकी विड्थ इंक्रीज़ होगी, अगर रोज़ बढ़ाऊँगा तो इसकी हाइट इंक्रीज़ होगी, समझ आ गई। अगर आप चाहते हो ना कि यूज़र इसमें सिर्फ, आप कहते हो 2 लाइन्स ही लिखे, अब 2 लाइन्स में मैक्सिमम कितने के करैक्टर्स आ जाते हैं, 45 46 इतने के आ जाते हैं, ऐसे ही है ना। तो आप यहाँ पर ना ये इसमें ही नहीं है, हर इनपुट के अंदर है।
आप ये मिनिमम लेंथ डिफाइन कर सकते हो, या सॉरी मैक्सिमम करेंगे ना कि मैक्सिमम 45 लिख सके। ओके, अब मैंने इसमें कहा है कि मैक्सिमम यूज़र मैक्स लेंथ 45, कि यूज़र 45 से ज़्यादा नहीं इसमें करैक्टर लिख सकता है। अब मैं अगर यहाँ पे आऊँगा ना 45 जहाँ पे कंप्लीट हुए, अब ये आगे मुझे टाइप नहीं करने दे। इस तरह से आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो अभी के लिए। ओके, समझ आ गई है कि नहीं? ये आपका तीसरा डाटा स्ट्रक्चर था, इनपुट स्ट्रक्चर था यूज़र से इनपुट लेने के लिए। अब हमने तीन वेब 2.0 में तीन स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। पहला इनपुट का टैग, इनपुट का टैग उसने सही हमें अटकाया था, ऐसे ही कि नहीं? उसमें इतने ऑप्शंस थे, टाइप्स इतने थे, इसलिए वहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हुए हो। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे दो हैं ना, ये छोटे छोटे हैं, एक सिलेक्ट है, एक टेक्स्ट एरिया है। समझ आ गई कि नहीं? उसमें भी सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस टाइप चेंज करते रहना है आपने। बाकी ये जो एट्रीब्यूट्स है ये तो हम पास करेंगे ही करेंगे, नेम, आईडी, प्लेस होल्डर, टाइप, फॉर, ये तो हम पास करेंगे। ये मैंने आपको बताया था, फर्स्ट टाइम देखने में आपको यहाँ पर भी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन एक दो बार हाथ से करेंगे ना तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। समझ आ गई इतने में कोई प्रॉब्लम? ओके, और क्या चीज़ है? डिसेबल्ड, सिलेक्टेड, डिसेबल भी यहाँ रख दें। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट स्पोर्ट सिलेक्टेड है और मुझे इसे चेंज नहीं करने देगा, ठीक है? ये टाइप हिडन क्या करेगा? ये इनपुट डिस्प्ले नहीं करता फ्रंट एंड के ऊपर, ठीक है? अगर आप चाहते हो ना कि जब फॉर्म सबमिट हो एक ये भी वैल्यू साथ सबमिट हो जाए, तो आप उसको हिडन कर सकते हो फ्रंट एंड से, ठीक है? जैसे हमने रिमार्क्स लिए थे कि अप्रूव्ड बाय ज़ुहैब ने इसको अप्रूव किया है, सही है? तो ये हम हिडन करके इसको अचीव कर सकते हैं। ये सारा आपका कौन सा पार्ट था वेब 2.0, सही है? ये इतनी थी।